इमरान खान साहब के एक सहूलतकार जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि 2 जेलर्स को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर एतराज़ क्या है, इल्ज़ाम क्या है, ये हम आपको आज के व्लॉग पे पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और जना फैज़ हमीद साहब से रिलेटेड एक नई चीज़ भी सामने आई है। वो नई चीज़ क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है, वो भी हम आपको आज के व्लॉग पे पूरी तफसील से बताएंगे। और ये जो फायर वॉल है और जो डिजिटल दहशतगर्द हैं उनकी गिरफ्तारी का अमल रशिया के अंदर भी स्टार्ट हो गया है। रशिया ने 10,000 मुकदमात नए बनाए हैं और वो मुकदमात किस चीज़ पे हैं? वो हैं कि फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश। तो वो मामला जो पाकिस्तान के अंदर था, मेरा ख्याल है रशिया में भी चला गया और उसके बाद ये खबर गर्दिश कर रही है कि शायद रशिया के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है। क्या ये बात दुरुस्त है? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे और व्लॉग के आखिर में आपके सवाल का जवाब। और मुझे यकीन है कि आज का जवाब भी पहले जवाबों की तरह बड़ा दिलचस्प और बड़ा मज़े का होगा, तो ज़रूर आखिर तक देखिएगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और अब 4 लाख होने में 10,000 सब्सक्राइबर रह गए हैं। मेरा ख्याल है ये बड़ी आसानी से पूरे हो सकते हैं और कैसे पूरे हो सकते हैं फ़र्क आपको बताएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आपने चौधरी साहब से सुना कि सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स हमारे रह गए हैं 4 लाख होने में। जिस तेज़ी से ये सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारी उम्मीद से भी पहले ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब चलते हैं जी अपनी स्ट्रेट स्टोरी की तरफ। पहली स्टोरी जी, इमरान खान साहब के जासूस, इमरान खान साहब के सहूलतकार जी पकड़े गए हैं अडियाला में। ये कौन थे, ये क्या क्या करते थे? हम भी हैरान होते थे कि खान साहब की इतनी खबरें, इतना सब कुछ, ये कैसे बाहर आ जाता है। आखिरकार पता चल ही गया कि ये लोग कौन थे और ये क्या क्या कर रहे थे। जो चीज़ें हम आपको बताएंगे आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि खान साहब को ऐसी ऐसी सहूलियात मुयसर थी और ये सब कुछ होने के बावजूद खान साहब एतराज़ात कर रहे थे। ये जासूस कौन है, ये स्टोरी क्या है, ये डिटेल बताते हैं। जेल के अंदर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे और उनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जेक्टिव का टाइटल दिया गया था क्योंकि वो इमरान खान साहब की निगरानी वो कर रहे थे। मोहम्मद अकरम उनका नाम था और उनके साथ साथ एक बिलाल है जो उनका ताल्लुक़ भी जेल के हुकाम के साथ है। और ये जो मोहम्मद अकरम है, इनकी सर्विस जो है वो तकरीबन 14-15 साल हो गई हैं और इस सर्विस का जो 90% दौर ज़माना है वो अडियाला जेल के अंदर इन्होंने सर्व किया है। ये कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी और जेल में भिजवा दिया जाता है, लेकिन फिर हाईली इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, इनको वापस वहाँ से अडियाला जेल ले आया जाता है और फिर यहाँ पे वो सर्विस करते रहते हैं। तो पिछले अगर 14 साल या 15 साल को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 11-12 साल जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर ही रहे। लिहाजा अडियाला जेल के अंदर इनकी बड़ी रसाई है उनकी और सब लोग उनको जानते हैं। फिर लंबे तिरंगे से बड़े ज़बरदस्त किस्म के बंदे हैं। और जब इमरान खान साहब को जेल भेजा गया था तो इनकी ड्यूटी लगी कि आपने इमरान खान साहब की टेक केयर करनी है या आपने इमरान खान और जेल हुकाम के दरमियान एक रब्ता रहना है। तो मोहम्मद अकरम जो थे वो इस दौरान इमरान खान साहब के इतने करीब हो गए कि इमरान खान साहब उनसे छोटे मोटे काम भी करवा लेते थे और वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में बहुत सारे काम भी करते रहते थे। बल्कि एक उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन भी थी कि वो बाहर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके इमरान खान साहब को फीड किया करते थे कि जनाब आपके पास तो टेलीविज़न नहीं है, आपके पास तो अखबार नहीं है, आपके पास तो मोबाइल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो घर में बैठ के वो कुछ चीज़ें नोट करके, कुछ ज़बानी याद रख के आके इमरान खान साहब को बताते होते थे कि आज का अखबारनामा क्या है या आज का ख़बरनामा क्या है। और उनको बड़ी डिटेल के साथ बताते थे कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है, अखबारात के अंदर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सा एंकर किस किस्म की बात कर रहा है और आपके कितने फॉलोअर्स हैं बाहर और सोशल मीडिया पे क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी हमायत में चल रही हैं। फिर वो जेल के जो दूसरे कैदी थे उनके बारे में भी बताते थे। बल्कि एक बार तो इस तरह हुआ कि इमरान खान साहब ने रिपोर्टर्स के सामने खड़े होकर ये तक कह दिया कि मैं तो जेल के अंदर हूँ, अपने सेल के अंदर हूँ, ये मोहम्मद अकरम है जो मुझे बताता रहता है चीज़ें। वैसे इसने कल मुझे बताया कि शेख रशीद साहब अपने सेल के अंदर लेटे रहते हैं और वो तो उठ के बाहर ही नहीं निकलते, वॉक भी नहीं करते। मैंने इसे कहा कि वो एक मोटा आदमी है और ओल्ड एज भी है, स्पोर्ट्स उसने कभी की नहीं, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है सोने के अलावा, तो सोने दो बेचारे को। तो वो इमरान खान साहब रवा रवी में मोहम्मद अकरम के बारे में ये भी बता गए कि जेल की मुखबरी भी करते हैं वो मुझे। फिर आपको याद होगा कि जब इद्दत में निकाह की फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने अपने सेल से बाहर आने से इनकार कर दिया था, आपको अगर याद हो। बिल्कुल। तो जज साहब बैठे हुए थे, जज साहब ने कहा कि उनको बुलाया जाए। तो जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो इमरान खान साहब के सेल में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको ख़तरा था कि इमरान खान साहब उनके साथ कोई नारवा सलूक ना करते, बदतमीज़ी ना करते। उन्होंने फिर मोहम्मद अकरम को भेजा
और मोहम्मद अकरम ने जाके इमरान खान साहब के कान में पता नहीं क्या कहा कि इमरान खान साहब उसी तरह जूते घसीटते हुए जागोर घसीटते हुए पहुँच गए अदालत में। ठीक है। और जो ही पहुँचे तो जज साहब ने फौरी तौर पर देखते फ़र्द जुर्म आयद करते और सुना दी उनको। तो उस पर उन्होंने बड़ा बेचैन हो के इमरान खान साहब ने मोहम्मद अकरम से कहा कि मोहम्मद अकरम तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद अकरम शायद उन्हें इस चक्कर में ले आया था कि आप आएँ और जो ही जज साहब आपको देखेंगे तो अगली तारीख दे देंगे, और उन्हें यकीन दिलवाया था कि जनाब आपको अगली तारीख मिल जाएगी। फिर उनके बारे में ये भी था अंदेशा मोहम्मद अकरम के बारे में कि वो मोबाइल फ़ोन भी प्रोवाइड करते थे इमरान खान साहब को, और उसके ज़रिए इमरान खान साहब अपनी बातचीत भी मुख्तलिफ लोगों के साथ जारी रखते थे। फिर कुछ सवाल जो बाहर से आते थे, उनकी जो पार्टी थी या पार्टी के लोग थे, मुख्तलिफ मीडिया के सवाल वो इमरान खान साहब तक दे देते थे, और इमरान खान साहब उसके जवाब लिख के उनके हवाले कर देते थे और मोहम्मद अकरम उसे बाहर भेज देते थे। और वो जो जवाब होते थे वो फौरी तौर पे बाहर आर्टिकल्स की शक्ल में, ख़बरों की शक्ल में छप जाते थे। और इसीलिए दुनिया बड़ी हैरान थी कि इमरान खान साहब अंदर हैं, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, इमरान खान साहब की बड़ी निगरानी की जा रही है, लेकिन बाकायदा आर्टिकल छप रहे हैं इमरान खान साहब के नाम से, और कैसे छप रहे हैं। और ये याद रखें कि जो बाहर के अखबारात हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर उनके पास मटीरियल ना हो या प्रूफ ना हो तो कभी गलती नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे मिलियंस के हिसाब से जुर्माने ठुकते हैं इसको, और अखबार आलमोस्ट बंद हो जाता है, ये फ़र्क हो जाता है, तो वहाँ पे ऐसी गलती नहीं की जाती। तो अगर आर्टिकल है तो इसका मतलब है उनके पास कोई ना कोई प्रूफ तो लाजमी होगा, तो वो ये प्रूफ भी फराहम करते थे। फिर जब इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना था, तो उस वक्त भी आपको पता था कि वहाँ पे बाकायदा कैमरेज लगे और बाकायदा इक्विपमेंट्स लगी। तो वहाँ पे जो कुछ रिकॉर्डिंग्स हुई जो उसमें अकरम साहब ने फैसिलिटेट किया, जो बाद में बाहर भी निकली, बाहर लीक भी हुई, तो वो चीज़ें भी बड़ी अलार्मिंग थी। फिर इसके अलावा और एक्स्ट्रा सहूलतें इमरान खान साहब को कि ज़्यादा ठंडा पानी दे देना, ज़्यादा खुराक प्रोवाइड कर देनी, तो उनके आराम का ज़्यादा ख्याल रख देना, और ऐसी सहूलतें जो उनके मैनुअल में नहीं हैं, जेल के मैनुअल में, वो भी उनको फराहम कर देना। मसलन अगर अदालत की तरफ से ये है कि हफ़्ते में एक बार आप देसी कुकड़ खा सकते हैं, तो मोहम्मद अकरम साहब की वजह से दूसरी या तीसरी मरतबा मिल जाता था। ठीक है। या ये है कि आप मटन जो है वो आपको एक बार अलाउ है, तो 2-3 मरतबा आप उस मटन को भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर जो कुछ सहूलतकारी, कुछ मैसेजेस जो बाहर जाते थे वो भी। तो बहरहाल ये जून में दोनों पकड़े गए, और बाकायदा इंटेलिजेंस इदारों ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके और आईजी जेल खाना जात को बताया, और इन दोनों को वहाँ से हटा दिया गया था। हटाने के बाद फिर ये लाहौर चले गए और इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया हेडक्वार्टर में। फिर कल अचानक खबर आई कि इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। 2 खबरें थी, एक खबर ये थी कि इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, दूसरी खबर ये थी कि इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है और इनसे कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब कुछ लोग इनकी गिरफ़्तारी को जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के साथ नहीं कर रहे हैं, वो लिंक कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब तक जो मैसेजेस पहुंचते थे इमरान खान साहब के, वो शायद इन लोगों के ज़रिए पहुंचते, या बाहर से जो फैज़ हमीद साहब की जो गुफ्तगू थी या जो आइडियाज़ थे वो इमरान खान साहब तक पहुंचते थे, तो शायद ही। अब ये सारी स्पेकुलेशन है। पहली मैं बात तो ये आपको कर लूँ कि ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये स्पेकुलेशंस है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि एक साइड पे जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी और उसके बाद फिर इन दोनों की गिरफ़्तारी, तो कहीं ना कहीं वो एक लिंक जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। और ये बात लगती भी करीने के आस है कि अगर इनसे इन्वेस्टिगेशन होनी थी तो आज से 2 हफ्ते पहले हो जाती, या जब जून में उनको वहाँ से निकाला गया तो फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाता और उनसे पूछ लिया जाता। अब ये 3 महीने बाद जाके अगर ये चीज़ सामने आ रही है, ये 2 महीने बाद आ रही है, तो फिर सवाल तो पैदा होता है। ठीक है। और साथ ही आप देख लें कि 2 ऊपर नीचे इंसिडेंट हुए, एक जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हेडक्वार्टर है, जो उनका ऑफिस है, उसके अंदर रेड हुआ और वहाँ से कंप्यूटर उठाए गए। तो ऐसे लगता है कि सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, या ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। बहरहाल ये जो दोनों मुलज़म हैं इस वक्त, जो जेल के मुलाज़म हैं, इन्होंने इससे पहले भी तस्लीम कर लिया था। जब इनको यहाँ से हटाया गया था तो इन्होंने तस्लीम करके इन्होंने माफ़ी मांगते थे। ठीक है। और उस माफ़ी की बुनियाद पर इन्हें लाहौर भेजा गया था। लेकिन अब माफ़ी से मेरा ख्याल है मामला थोड़ा सा आगे निकल गया फ़र्क, और इस वजह से मेरा ख्याल है इनकी गिरफ़्तारी हुई या इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये बड़ी ख़तरनाक होगी,
और इसमें से अगर कुछ चीज़ निकलती है तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को नुकसान होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है चौधरी साहब, ये बिलाल साहब जो हैं ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं और वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है अकरम साहब, रसाई दोनों के पास मौजूद थी। दोनों के साथ हो सकता है कि मसलन अकरम साहब जो हैं उन्होंने बिलाल साहब को इस्तेमाल किया हो, या उनके ज़रिए कुछ चीज़ें बाहर भेजी हों या बाहर से कुछ चीज़ें आई हों, ये भी हो जाता है ना। पैगाम रसानी का इल्ज़ाम है, तो पैगाम रसानी सिर्फ सरकारी जरीदों के लिए या अखबारात के लिए तो नहीं हो सकता ना? हाँ, वो सारी हो सकता है वो किसी भी शख्स के लिए हो सकता है। जनाब फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी और साथ इनकी तरफ से पैगाम रसानी, तो पैगाम रसानी तो किसी के लिए भी पॉसिबल है, किसी के लिए भी पॉसिबल है। एक चीज़ और भी चौधरी साहब इसके दरमियान से निकल के आ रही है कि दायराकार वसी हो रहा है। इनकी गिरफ्तारी के बाद दायराकार वसी होने की दोबारा बात होना मतलब कि और भी लोग निर्गय में आएंगे। अब कहा यह जाता है कि जेल के और भी लोग हैं, पूरा एक नेटवर्क था जेल के अंदर जो इमरान खान साहब के लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा था। तो अब जो नेटवर्क है उस तक पहुंचा जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये एक नया फिनोमेना है। अब जेल के अंदर से अगर लोग निकल आते हैं, बाकायदा पता चलता है कि पूरा एक नेटवर्क था जो ये सारे मामला चला रहा था, तो फिर तो बाकी मामला खौफनाक हो जाएगा, ठीक, बल्कि ख़तरनाक हो जाएगा। फिर मेरा ख्याल है शायद पूरी की पूरी जेल का जो स्टाफ है उसको तब्दील कर दिया जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को किसी ऐसी जेल में भेज दिया जाए कि जहाँ पे ये सारी सहूलत कारी मुमकिन ना हो। तो कुछ ना कुछ बहरहाल अब होने वाला है, कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है ये। ठीक। नाज़रीन चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। जनरल फैज़ हमीद साहब वो जनरल जिनके पीछे अपनी हुकूमत ख़तरे में डाल दी इमरान खान साहब ने, जिसके पीछे वो अड़ गए कि यही रहेंगे मेरे साथ, इन्हें मैं नहीं हटने दूंगा, उन्हीं को डिसोन कर दिया खान साहब ने। लेकिन उन्हीं जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी चीज़ क्या है ये आपको बताते हैं। अब जो जनरल फैज़ हमीद साहब है ना, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब की जो तैनाती थी उसको रोकने के लिए बड़ी कोशिश की। सऊदी जो सफारत खाना था उनको गलत ख़बरें दी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी वो ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी फ़ैमिली का ताल्लुक़ ईरान के साथ बहुत ज़्यादा है, उनकी फ़ैमिली के लोग ईरान पहुँच जाते हैं वगैरह वगैरह। तो एक सुन्नी और शिया का एक तासुर जो है, ये कन्फ्लिक्ट है, वो पैदा करने की कोशिश की गई थी। और शायद उस वक्त से ये ग्रज है जो अब चलते चलते मटेरियलाइज हुई है। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। फ़र्क उसकी वजह ये है कि जब आर्मी चीफ बनने का वक्त आता है तो सब लोग ज़ोर लगाते हैं अपने, क्योंकि दौड़ होती है तो 3-4 ही लोग होते हैं वो पूरा ज़ोर लगाते हैं कि मैं चीफ बन जाऊँ, क्योंकि बड़े प्राइड की बात होती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क और उसमें मोस्ट पावरफुल आदमी और मोस्ट पावरफुल होता, तो हर शख्स की कोशिश होती है जो उस लाइन में है कि ये हुमा जो है मेरे सर पे बैठे, या ये मैं वो आदमी हूँ जिसके ऊपर, जिसके हाथ में स्टिक आए या जिसके यहाँ पे फूल लगे और जिसकी टोपी के ऊपर जो है वो टोपी वो पहने आर्मी चीफ की। तो उसमें से हर शख्स की कोशिश होती है। लेकिन जब चीफ बन जाता है तो फिर वो किसी के साथ जानबदार नहीं होता, किसी से इंतकाम नहीं लेता। ये पाकिस्तान फ़ौज की बड़ी पुरानी रवायत है, बल्कि दुनिया भर की जो अफवाज हैं उन सब की रवायत है कि आप जो हाईएस्ट लेवल के लोग होते हैं उनको उनसे इंतकाम नहीं ले सकते, लिहाजा उनको माफ़ कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है और उनके साथ बड़े बरादराना रिलेशंस हो जाते हैं। तो ये जो एक जनरल्स क्लब है ना पाकिस्तान के अंदर, वो बड़ा तगड़ा है और वो ऐसी चीज़ किसी के साथ भी नहीं होने देता। तो अगर ऐसी हो तो जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो तो किसी मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बास रहे होते हैं कभी इनके। तो मेरा नहीं ख्याल कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने कोई पुरानी ग्रज निकाली, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इतना अनप्रेसिडेंटेड है ये कि DGISI जो साबिक हों उनकी इस तरह गिरफ्तारी हो जाने। और फिर जो चार्ज फ्रेम किया गया वो भी ये, एक तो टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के अंदर इन्होंने गड़बड़ की, लेकिन वो 2017 का मैटर है। देखो 2017 का मैटर 2024 में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। लेकिन उसके साथ जो बाकी लाइनें थी ना कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहे कि जो आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी थी वगैरह वगैरह, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसको फ़ौज हज़म नहीं कर सकी। और आप ये भी ज़हन में रखें कि जब कोर्ट मार्शल होता है और इस तरह हाईएस्ट लेवल के एक ऑफिसर का कोर्ट मार्शल होता है तो वो आर्मी चीफ इजाज़त देता है। कोर्ट मार्शल बल्कि किसी का भी होगा तो आर्मी चीफ ही उसकी इजाज़त देंगे। तो आर्मी चीफ को बाकायदा कन्विंस करना पड़ता है कि मैं क्यों इसकी इजाज़त दूँ कि आप इसको जो है ना कोर्ट मार्शल करें। तो ज़ाहिर है उनके सामने कोई ऐसा सबूत रखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है ये अब करें, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इससे पहले इतनी बड़ी खबर आई। और ये कि जब ये मीडिया पे चलनी शुरू हुई तो अफवाज पाकिस्तान के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, बल्कि 90% डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें वहाँ से पता चला कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये इतनी टॉप सीक्रेट थी और अचानक ये निकली
और उसके बाद मीडिया के ऊपर छाई और फिर सब पूरी दुनिया को पता चला। तो कोई बड़ा वाक़या है और ऐसा बड़ा वाक़या है कि जिसे अफवाज पाकिस्तान हज़म नहीं कर सकी। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में बड़ा खुलेगा मामला। ये कोई बहुत छोटा मामला नहीं है। सितंबर के महीने में बहुत चीज़ें जो होंगी ना तब्दील हो जाएंगी और ये जो तब्दीली है ये कोई अल्लाह ताला माफ़ करे पाकिस्तान के लिए बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब इतनी आसान नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा काम जो है वो हो जाना, एक बाकायदा कोर्ट मार्शल हो जाना एक साबिक DGSI का, वो एक मामूली वाक़या नहीं है, वो एक गैर मामूली वाक़या है। तो इस गैर मामूली वाक़े से आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी और ना ये टॉप सिटी का इशू है, ना ये उस प्रोपेगेंडा का इशू है जो जनरल फैज़ हमीद साहब करते रहे। ये एक और ही साइंस है, ये और ही मामला है जो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में खुलेगा, फिर जाके पता लगेगा कि वो क्या हुआ था और किस तरह हुआ था। मतलब कोई इंडिविजुअल इंतकाम नहीं है, ये मुल्की लेवल का वाक़या, मुल्की लेवल का। ठीक है, चलिए नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हमारी अगली स्टोरी है जी पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से इसलिए कह रहा हूँ कि मिसाल तो हम कहीं और की देंगे, लेकिन आपको नज़र अपना मुल्क आएगा उसके लिए। हमारा मुल्क जी बहुत अच्छा और ब्लेस्ड है कि हम कुछ भी करते हैं चुप करके निकल जाते हैं, मासूम बन जाते हैं, गलती हो गई माफ़ी मांग लिया, छोड़ दिया जाता है। लेकिन हर मुल्क में ऐसा नहीं होता। रशिया के अंदर 10,000 केसेस बना दिए गए हैं अवाम के ख़िलाफ़, आम लोगों के ख़िलाफ़। ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने यूक्रेन वॉर में अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ बात की थी। बाकायदा कानून पास किया गया, उस कानून के तहत एक सज़ा मुख्तस की गई, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया और 10,000 केसेस बन चुके हैं। इसकी पूरी डिटेल और पाकिस्तान से रिलेट ये वाक़या कैसे कर रहा है ये आपको बताते हैं जावेद चौधरी साहब। अच्छा, अब इस तरह है कि रशिया के अंदर आप देखो, जब सोवियत यूनियन टूटा ना तो उससे पहले बहुत बुरे हालात थे, उनके इकॉनमी ख़राब थी, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी और मुल्क के अंदर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, बहुत जंगें उस वक्त सोवियत यूनियन ने छेड़ी हुई थी। लोग उन जंगों के, उन हालात के बड़े ख़िलाफ़ थे। जब ये सोवियत यूनियन टूट गया तो थोड़ा सा फिर पीस आ गया, पीस आया, फिर वहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी हुई, सोसाइटी थोड़ी सी लिबरलाइज हुई, खुली, लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, बाहर से लोगों ने रशिया के अंदर आना शुरू किया, तो लोगों ने बड़ा सुख का सांस लिया। और जब पुतिन ने यूक्रेन की जंग का आगाज़ किया या सोचा तो लोग इस जंग के ख़िलाफ़ थे। वो ये समझते थे कि ये जंग शुरू हुई तो कोई आलमी जंग स्टार्ट हो सकती है और उससे रशिया को बहुत नुकसान होगा। और ये जो पीस है, यहाँ पे क्लबिंग हो रही है, यहाँ पे लोग पिचेस पे जा रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो इकनॉमिक रिवाइवल हुई है सारी, यहाँ पे कंपनीज बनी है, वहाँ पे बिज़नेस हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर ये जंग होगी तो हम सबको इसका नुकसान होगा। तो वो सब ये चाह रहे थे कि ये मामला ना चले, लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने यूक्रेन के अंदर हमला किया और उसके बाद जंग शुरू हो गई। जब ये जंग शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने, रशियंस जो रशिया के अंदर थे, उन्होंने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, पुतिन के ख़िलाफ़, यूक्रेन वार के ख़िलाफ़, उन हालात के ख़िलाफ़ उन्होंने बात करनी शुरू की। वहाँ पे ये वाला सोशल मीडिया नहीं है जो हमारा सोशल मीडिया है, उन्होंने अपनी ऐप्स बनाई हुई हैं और वही जो है ऐप्स चलती हैं, लेकिन VPN के ऊपर ये भी जो हमारा सोशल मीडिया वो भी चल रहा होता है। तो वहाँ लोगों ने पोस्टें करनी शुरू की, और जब पोस्टें करनी शुरू की तो अब ज़ाहिर है जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने उसको बूस्ट दिया। उन्होंने बताया, देखा कि रशियंस क्या सोच रहे हैं। तो रशिया के अंदर तो बड़ा इंकलाब आ रहा है, लोग तो अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, लोग तो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, लोग इस बमबारी के ख़िलाफ़ हैं, लोग जो यूक्रेन के अंदर कत्लो गारत करी हो रही है, जो तबाही हो रही है उसके ख़िलाफ़ हैं। तो बाहर से फिर एक ठीक ठाक किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया और रशियन जो है ना उस बात पे बड़े परेशान हुए, गवर्नमेंट बड़ी परेशान हुई कि ये हमारी आवाम क्या कर रही है और आवाम के अंदर ये एलिमेंट क्यों डेवलप हो रहा है। लिहाजा फिर रशियन ने सोचा कि अब हमें अपना कानून बदलना चाहिए। तो उन्होंने वही कानून अपनाया जो अरबों ने अपनाया हुआ है। यानी आप समझें कि अरब जो हैं वो सऊदी अरेबिया है, वो UAE है, वो कतर है, ये सब लीड ले रहे हैं इस मामले में। 2010 में जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी तो उसी वक्त ये कानून बना लिए थे कि हमने सोशल मीडिया को कंट्रोल रखना है। ये अनकंट्रोल होगी तो हमारी बादशाहतें ख़त्म हो जाएंगी, ये मुल्क तितर बितर हो जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे बड़ा सिस्टम टाइट रखा। तो रशियंस ने उस सिस्टम को रेप्लिकेट किया फिर रशिया के अंदर, और उसमें उन्होंने कानून बनाए कि, और फिर लोगों को वार्निंग दी कि अगर आपने आइंदा इस किस्म की बात की तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो अब उस दौरान जो वार्निंग के बाद लोग रुके नहीं, तो 10,000 केसेस अब बन चुके हैं। अब ये जो केसेस हैं उसके 2 दर्जे हैं कि जब कोई शख्स पहली मरतबा ये गलती करता है तो 50,000 रूबल जो उसको जुर्माना करके उसको एक वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर अगली मरतबा वो ये गलती करेगा तो 7 साल कैद है इसकी, और इसके साथ साथ फिर उसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर सकती हैं, उसका पासपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट वापस ले सकती है, उसका शनाख्ती कार्ड जो है उसके ऊपर टैग लगा देती है, रेड टैग, कि बंदा ख़तरनाक है, और इसके साथ साथ फिर उसकी सर्वेलेंस जो है वो भी बढ़ा दी जाती है। तो वो रशिया जो है वो अब जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसके अंदर उसने लीड ले ली है,
कि 10,000 लोग जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात हैं और वो मुकदमात धड़ाधड़ चल रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि चंद दिनों बाद बरतानिया के अंदर भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। बरतानिया भी फायरवॉल लगा रहा है क्योंकि जो राइट्स हुए हैं पिछले दिनों और उससे पूरे बरतानिया को हिला के रखती है। और अमेरिकन सोसाइटी मोस्ट लिबरल सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे इससे पहले ही फायरवॉल लग चुकी हैं क्योंकि वहाँ पे जितनी ऐप्स हैं सोशल मीडिया की वो सारी वहाँ से जनरेट होती हैं, वहीं से हेडक्वार्टर हैं। तो FBI और CIA के पास उन सब का डाटा होता है, तो वहाँ से वो पहले ही मामलात को सेटल कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप प्रोपेगेंडा कर सकें और उसके बाद स्टेट आपसे आंखें मूंद के आंखें बंद करके बैठी रहे। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है ये मामला आगे चल रहा है। पहले चाइना के अंदर था, रशिया के अंदर था, अरब मुल्कों के अंदर था, बरतानिया की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिका के अंदर पहले से है। तो अब पाकिस्तान जो है वो भी उस क्लब का हिस्सा बन गया। तो आने वाले साल 6 महीनों के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी कोने में कोई शख्स फेक न्यूज़ दे सकेगा या प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा बन सकेगा। ठीक है, ठीक है। और जो ऐसा इस चीज़ की बहुत ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी कि डिजिटल दहशतगर्दी तक हम लोग इस चीज़ को कहने पे आ गए थे और अब इस चीज़ का रुकना बहुत ज़रूरी था। अब चलते हैं नाजरीन अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी हमारी क्या है जी? आपका सवाल है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सवालात आते हैं, वक्त की कैद की वजह से हम सबको ले नहीं पाते, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। आज का सवाल है जी, इरम मलिक साहिबा ने ये क्वेश्चन किया है चॉइस साहब आपके लिए। वो कहती हैं, क्या बुशरा बीबी को इमरान खान की ज़िंदगी में जनरल फैज़ ने लॉन्च किया था? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात गलत है। जनरल फैज़ हमीद साहब ने लॉन्च नहीं किया था, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब उसके बेनिफिशरी रहे हैं। बल्कि जब ये शादी हो रही थी तो अफवाज पाकिस्तान जो वो भी बड़ी हैरान होगी क्योंकि ये इमरान खान साहब ने टॉप सीक्रेट रखी हुई थी। ये बस वो जाते थे पीनी अपनी उनकी मुर्शद थी उनके पास जाते थे और वहीं पे ये मामला इनिशिएट हुआ। और एक दिन पहले उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी को बताया और साथ उसको ओन चौधरी को बताया। और उसमें इतना टाइम इमरान खान साहब ने उनको नहीं दिया कि वो सोच समझ सकें या किसी और से बात कर सकें और फौरी तौर पर उनको लाहौर ले गए। मुफ्ती सईद साहब को उन्होंने उठाया रास्ते थे। मुफ्ती साहब को भी पता नहीं था कि लाहौर में कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। और वहाँ पे पहुँच कर उन्होंने कहा कि ये बीबी है, मैं उसके साथ निकाह कर रहा हूँ। दोनों ने गवाही दी और उसके बाद और जब ये शादी होगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़बर निकलनी शुरू हुई। बल्कि ये एक एतराज़ भी किया जाता है कि वो जो ख़बर लीक हुई थी वो बाद में फ़ौज की तरफ से हुई थी, वो DGC या DGSI या जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये इस तरह शादी हो, क्योंकि वो समझते थे कि ये गलत काम हो रहा है और ये बड़ा ख़तरनाक हो रहा है, कहीं आने वाले दिनों में नुकसान ना पहुँचाए। तो ये भी एक उस ज़माने में बात निकली थी कि ये ख़बर यहाँ से निकली है, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स थे उनमें से कोई शख्स भी ख़बर नहीं दे सकता था क्योंकि उन सबको नुकसान था। तो वो बहरहाल ख़बर निकली। तो उसके बाद फिर बुशरा बीबी रुखसत होकर आ गई इमरान खान साहब के पास और फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनी। जब गवर्नमेंट बनी तो फिर जनरल फैज़ हमीद साहब इन हुए। फिर उन्होंने सोचा कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ दुनिया में एक ही शख्स है जिसकी बात मानते हैं और वो शख्स उनकी बेगम है बुशरा बीबी, उनके ज़ेर असर हैं। तो फिर हमें भी इनके साथ मामला सेटल करने चाहिए, हमें फिर इसका फ़ायदा होगा। तो फिर उन्होंने बुशरा बीबी के साथ अपना एक रिलेशन कायम किया और उस रिलेशन का ये फ़ायदा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे काम फिर इमरान खान साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बुशरा बीबी के ज़रिए करवा लिए। तो जनरल फैज़ हमीद साहब की जो एंट्री है वो लेट वो पहले नहीं है, शादी उन्होंने ये नहीं करवाई। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव तो आपके लिए रहा होगा, लेकिन एक चीज़ आप भी सोच रहे होंगे कि डिजिटल दहशतगर्द आखिर है क्या। इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जी, जौन सा बंदा मुल्क और कौम के लिए गलत खबर फैला रहा है या प्रोपोगंडा कर रहा है या आपके ज़हनों में जहर घोल रहा है, वो डिजिटल दहशतगर्द है। आपका और मेरा, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि उस बंदे को रिपोर्ट करें कंसर्न इदारों में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।